नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो मेरे दोस्तों, आप सारे लोग आरएएस का एग्ज़ाम देकर फ्री हो गए होंगे। लगभग 15 दिन हो गए आरएएस का एग्ज़ाम दिए। तो दोस्तों, मेरे कुछ बच्चे जो मुझे लगातार ऑनलाइन फॉलो कर रहे हैं, मुझे लगातार ऑफलाइन भी मुझसे फॉलो कर रहे हैं या अंडर गाइडेंस मेरी तैयारी कर रहे हैं, पूछते रहते हैं। वैसे मैं कोई क्लासेस तो नहीं लेता, लेकिन वो मुझसे पूछते रहते हैं कि भैया आप क्या करना है, कैसे करना है। तो जो मुझसे इस तरह से जुड़े हुए हैं और मैं उनको चीज़ें बताता हूँ, तो वो मेरे से कह रहे थे भैया आपकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, अभी तक आपने नहीं बताया पेपर कैसा है, अभी तक आपने ये नहीं बताया कि कट ऑफ कितनी जाएगी। और कई बच्चे जो कट ऑफ तक नहीं पहुंच पा रहे हैं वो पूछ रहे थे कि भैया क्या करें, बहुत निराशा आ गई है, आगे समझ में नहीं आ रहा आगे क्या करें, आरएएस पे कंटिन्यू करें, कैसे करें, किस चीज़ की तैयारी करें, अब समझ नहीं आ रहा। और कुछ बच्चे जिनका कट ऑफ पार हो रहा है वो लगातार पूछ रहे थे कि भैया ऐसा क्या करें और लोगों से आगे निकल जाएं हम, या किस तरह से पढ़ाई करें जो और लोगों से बहुत आगे लिख कर जाएं, अपन और लोगों को थोड़ा सा पीछे छोड़ दें, अपन आगे निकल जाएं, अच्छी पोस्ट तक पहुंच पाएं। सब लोगों का सपना होता है। तो मेरे दोस्तों, आज हम 3-4 बातें जो हम बातें करेंगे वो इन्हीं 3-4 पॉइंट को लेकर करेंगे। पहला पॉइंट रहेगा कि पेपर का स्टैंडर्ड कैसा था और पेपर में जो प्रश्न आए थे वो किस स्तर के थे और किस प्रकार के थे। दूसरी अपन बात करेंगे आज के डिस्कशन के अंदर, वो करेंगे कट ऑफ कितनी जाने वाली है। तीसरी जो बात करेंगे वो करेंगे अपन कि जो बच्चे थोड़ा सा लेग कर गए हैं, बहुत मामूली मार्जिन से पीछे रहने वाले हैं, वो क्या करें। और जो बच्चे एकदम आगे ही निकल गए हैं, जिनको पता ही है उनके 100 के समथिंग अंक आ रहे हैं, 100 से ऊपर आ रहे हैं, जिनको पता है क्लियरली कि हमारा तो प्रीलिम्स पास होगा ही होगा, वो और बच्चों की अपेक्षा कैसे लीड लें और बच्चों से कैसे लीड लें। क्योंकि जो चीज़ें सारे पढ़ेंगे वो तो सारे पढ़ेंगे ही, वहाँ तो आप कंपटीशन को मैच कर पाओगे, लेकिन और लोगों से लीड लेनी है तो किस तरह से लीड लें। ठीक है मेरे मित्रों, तो 2-3 चीज़ों के बारे में अपन यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो अपन पहले ही प्रश्न को ले लेते हैं कि पेपर का स्टैंडर्ड इस बार का कैसा था। तो दोस्तों आप लोगों ने मार्केट के अंदर बहुत सारे वीडियोस देख लिए होंगे, बहुत सारे टीचर्स से बात कर ली होगी। कोई कह रहा होगा पेपर एवरेज था, कोई कह रहा था पेपर हार्ड था, कोई कह रहा है पेपर बहुत इजी आया था, कोई कह रहा है कि एवरेज से थोड़ा सा ठीक था। मतलब तो कारण क्या है, एक ही पेपर इतनी सारी अवधारणाएं, उसका कारण क्या है। तो देखो दोस्तों, अपन बात करते हैं जो एग्ज़ाम देने वाले बच्चे हैं उनको टारगेट करके। सारे बच्चों की अप्रोच एक जैसी नहीं होती, ना ही सारे बच्चे एक जैसी स्ट्रीम से होते हैं। बच्चों को देखो मेनली 2 पार्टों में बांट लेते हैं अपन कि एक तो साइंस वाले अभ्यर्थी जिन्होंने पेपर दिया था, एक आर्ट्स वाले जिन्होंने पेपर दिया था। तो जब हम साइंस वालों की तरफ से पेपर को देखते हैं तो पेपर हमें एवरेज से थोड़ा सा अच्छे स्तर का दिखता है, लेकिन जब हम आर्ट्स वाले अभ्यर्थियों की तरफ से देखते हैं तो पेपर एवरेज से डाउन दिखता है। ऐसा क्यों है मेरे बच्चों? देखो क्या है कि जब हम साइंस वाले अभ्यर्थियों की तरफ से देखते हैं पेपर को, तो साइंस वाले अभ्यर्थी किन चीज़ों का तैयारी करते हैं? साइंस एंड टेक, रीजनिंग, इकोनॉमिक्स और राजस्थान का यदि वो कोई पार्ट ठीक ठाक या ढंग से करते हैं या उनको अच्छा लगता है, पढ़ने में कंपेरेटिवली इजी होता है उनके लिए, वो होता है राजस्थान की ज्योग्राफी। और इन चारों ही चीज़ों पे यदि हम फोकस करें पेपर के अंदर, तो राजस्थान की ज्योग्राफी जो 15 से 20 क्वेश्चन आपको देती थी वो 4, 5, 6 क्वेश्चन पर रुक गई। साइंस वाले बच्चों का नुकसान कंपेरेटिवली ज़्यादा रहा। जो इकोनॉमिक्स बेसिक्स जो बहुत इजी आता था वो बहुत अच्छे स्टैंडर्ड का आया, और कई क्वेश्चन तो ऐसे थे जो यूपीएससी को हिट कर रहे थे, बिल्कुल यूपीएससी के लेवल के क्वेश्चंस थे। तो इस तरह से साइंस वाले बच्चों के लिए पेपर एवरेज से थोड़ा सा हार्ड रहा। साइंस एंड टेक पे डालें तो साइंस एंड टेक की भी यही दिशा थी, और आर्ट और जो आपका मैथ्स रीजनिंग का जो एक पोर्शन था, वो पोर्शन या तो टाइम टेकिंग था, जो आपसे डिमांड कर रहा था कि आप मुझे समय दो तभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे, या फिर वो क्वेश्चन सॉल्व हो ही नहीं रहे थे। पिछली बार की अपेक्षा साइंस का जो मैथ्स रीजनिंग वाला पोर्शन था वो भी अच्छे स्टैंडर्ड का था। तो इसीलिए साइंस वाले बच्चों के लिए पेपर थोड़ा सा कंपेरेटिवली थोड़ा सा अच्छा रहा, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रहा। वहीं आर्ट्स वाले बच्चे क्या करते हैं मेरे दोस्तों, उनकी सबसे पहली पसंद होती है आपकी एक तो पॉलिटी, एक रहती है आपकी आर्ट एंड कल्चर और राजस्थान की हिस्ट्री, और तीसरी जो उनकी पसंद होती है वो होती है सारी योजनाएं रटना। ठीक है, तो इन चीज़ों की तरफ से अगर अपन देखते हैं तो ये सारी चीज़ें ऐसी थी, यदि आपने ठीक से पढ़ा है तो प्रथम दृष्टया देखते ही आप टिक मार दोगे, प्रथम दृष्टया देखते ही आप टिक मार दोगे। तो इस तरह से पेपर क्या है, एक मिला जुला सा पेपर था, जो साइंस वाले बच्चों के लिए पिछली बार की अपेक्षा थोड़ा सा अच्छे स्टैंडर्ड का था, और आर्ट वाले बच्चों के लिए
पिछले सालों की अपेक्षा थोड़े से डाउन स्तर का था। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गई पेपर के स्टैंडर्ड की बात। अब पेपर में एक और चीज़ रह जाती है मेरे मित्रों, वो थी करंट अफेयर। तो करंट अफेयर का ये आलम था दोस्तों, चाहे आपने कितनी भी मैगजीन्स पढ़ी हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जिस बच्चे ने रेगुलरली न्यूज़पेपर को फॉलो किया है पिछले 5-6 महीने में, 7 महीने में, उसके लगभग सारे प्रश्न सॉल्व हो रहे थे, क्योंकि करंट अफेयर जो आई थी वो न्यूज़पेपर बेस्ड आई थी, ना कि मैगजीन। और मैगजीन से पढ़ना तो यार मुझे भी बड़ा बोरिंग लगता था जब मैं अपने समय पर पढ़ता था, क्योंकि मैगजीन का टारगेट होता है दूसरी मैगजीन की अपेक्षा वो ज़्यादा कंटेंट कवर करे। उसका ये टारगेट नहीं होता कि वो आप लोगों के लिए सहूलियत प्रदान करवे। और बच्चे भी जब मैगजीन लेने जाते हैं मार्केट में तो वो यही देखते हैं कौन सी ज़्यादा कंटेंट कवर कर रही है, वो इस चीज़ को नहीं देखते कि हम कितना कंटेंट डाइजेस्ट कर पाएंगे। तो न्यूज़पेपर का जो कंटेंट होता है उसको आप आसानी से डाइजेस्ट कर सकते हो, इसीलिए आप न्यूज़पेपर से ही पढ़ें भविष्य में जब भी करंट पढ़ें तो। दूसरी बात करते हैं दोस्तों अपन कि इसकी कट ऑफ क्या रहने वाली है, इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो दोस्तों कट ऑफ के बारे में मैं आपको एग्ज़ाम से 2-2.5 महीने पहले बता चुका हूँ कि बेटा जो कट ऑफ जाएगी, बच्चों जो कट ऑफ जाएगी इस बार की, वो पिछली बार की अपेक्षा ज़्यादा जाएगी। और हो सकता है कि प्रत्येक कैटेगरी में 3 से 4 अंक, 5 अंक तक का इजाफा हो। ये मेरे एग्जैक्ट वर्ड थे, मैंने ऐसे कहा था आप लोगों से। तो दोस्तों कट ऑफ तो ज़्यादा ही जाएगी, कट ऑफ कम नहीं रहेगी। कट ऑफ कम ना रहने का कारण ये है कि सुलभ पहुंच हो गई लोगों की संसाधनों तक। उसके अलावा लोगों के अंदर जागरूकता बहुत ज़्यादा आ चुकी है। 2021 तक के पेपर में जागरूकता नहीं थी लोगों में। लोगों को जब भी कोई गाइडेंस चाहिए होता था उसको प्रॉपर किसी व्यक्ति की ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन अभी किसी गांव ढाड़ी में, बहुत पीछे की गांव ढाड़ी में बैठा हुआ व्यक्ति भी जब चाहे वो आरएस से संबंधित जानकारी ले सकता है। उसके अंदर जागरूकता बहुत अच्छी है। और जो भी बच्चे थोड़ी सी क्वालिटी रखते थे लेकिन संसाधनों की कमी के कारण पीछे रह जाते थे, वो इस बार ऐसा नहीं हुआ है। और सारे के सारे बच्चे जो कि संसाधनों के अभाव से जूझ रहे थे, उन तक संसाधनों की सहज पहुंच हो गई, सहज उपलब्धता हो गई, जिसके कारण कि इस बार की कट ऑफ बढ़ना स्वाभाविक था और वो बढ़ेगी। और उसी क्रम में मैंने आपसे ये भी कहा था कि आपका जो मेंस का एग्ज़ाम होगा दोस्तों, वो 25 दिसंबर के बाद कभी भी हो सकता है। 25 दिसंबर के बाद कभी भी हो सकता है, ये मैंने आपसे कहा था। और मैंने ये भी कहा था कि 25 से 30 दिसंबर के बीच के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। लेकिन आरपीएससी ने अब सुलभ संकेत दे दिया है, एकदम स्पष्ट संकेत दे दिया उसने कि वो जनवरी के लास्ट तक आपका मेंस का एग्ज़ाम करा देगी। और तब मैंने कहा था आप लोगों से, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो तो इस तरह से पढ़ना कि आप मेंस तक आते आते उस सब्जेक्ट को भूलो नहीं और मेंस के अकॉर्डिंग पढ़ना। ठीक है मेरे दोस्तों, तो हमारे तीसरा सवाल हम इस तरह से लेते हैं। हमारे 2 सवालों के जवाब हमें मिल चुके हैं कि कट ऑफ कितनी जाएगी और पेपर का स्टैंडर्ड किस प्रकार का था। अब हम तीसरी बात पे आते हैं अपनी पे कि जो बच्चे क्लोज फाइट करेंगे लेकिन वो रह जाएंगे कहीं ना कहीं, जिनके 70, 72, 75, 80 अंक तक जाएंगे, तो मेरे दोस्तों यदि आप 70 अंक भी लेके आ रहे हैं, 70 अंक लेकर आ रहे हैं या उससे ऊपर हैं, चाहे आप गर्ल्स कैटेगरी में हैं, चाहे आप बॉयज़ में हैं, चाहे आप जनरल में हैं, चाहे आप दूसरी किसी कैटेगरी के अंदर हैं, आप यदि 70 या उससे अधिक अंक लेकर आ रहे हैं तो उससे स्पष्ट होता है कि आप कहीं ना कहीं आरएस के लिए सीरियस हैं। आप अच्छे से पढ़ाई की आपने, लेकिन किसी कारणवश बस आप पीछे रह गए। तो वो सारे बच्चे मेरे दोस्तों, आप भी मेंस की तैयारी करना। देखो उससे क्या होगा, उससे आप मेंस तो नहीं लिख पाओगे, लेकिन आप एग्जामिनेशन के अंदर नहीं जा पाओगे, लेकिन एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर आप जो भी क्वेश्चन पेपर हों अपने घर पे बैठ के ढंग से सॉल्व करना। यदि आप ये 3 महीने ढंग से मेहनत करते हो तो आपको आपका पोटेंशियल पता लगेगा। आप एक बार मेंस के सिलेबस से 2-3 बार अच्छे से गो थ्रू हो जाओगे। और एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि जब आप 5 सब्जेक्ट पढ़ने में इतना प्रेशर ले रहे थे, तो 25 सब्जेक्ट जब एक साथ आएंगी, भले ही छोटी छोटी सब्जेक्ट हैं, कंपैरेटिवली इन 5-6 की अपेक्षा ज़्यादा ईजी हैं वो, तो आप किस तरह से मैनेज करोगे सारी चीज़ों को, किस तरह से दिमाग के अंदर रखोगे, वो एक चीज़ आपके अंदर स्वाभाविक रूप से डेवलप हो जाएगी और वो भविष्य में आपको बहुत फ़ायदा देगी। तो जो भी बच्चे सफलता की जो एक रास्ता होता है उसमें 2 कदम पीछे रह गए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगली बार दो, पूरे मन से दो और कोशिश करो कि इस एग्ज़ाम को टॉप आप ही करो। ठीक है, तो आप लोग भी अगले 3 महीने तक मेंस की तैयारी करना, ठीक से करना, ढंग से करना, अच्छे से करना और बिना किसी किंतु परंतु के करना, और उस तरह से करना जिस तरह से आप भी मेंस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब लेते हैं आज के चौथे सवाल को कि आप मेंस के पेपर में और लोगों की अपेक्षा
किस तरह से एज लें, किस तरह से आगे बढ़ें। देखो दोस्तों, जो स्टैटिक पोर्शन है वहाँ तक सब लोगों की सामान्य पहुँच है और ये आरपीएससी भी जानती है। मैंने अभी तक आरएएस के बारे में जितनी भी बातें बोली हैं, मेरी सारी बातें लगभग सत्य निकली हैं और ये कोई तुक्का नहीं है, ये मेरा अपना अनुभव है। एक लंबा समय मैंने इन तैयारियों के बीच में गुजारा है, तो मैं कहीं ना कहीं इन तैयारियों का मर्म समझता हूँ इस एग्ज़ाम का। ठीक है दोस्तों, तो मेरे मित्रों क्या है कि जितने भी लोग हैं सारे के सारे कोचिंगों से जुड़ चुके हैं या उनके पास कहीं ना कहीं से कोचिंग का मटेरियल पहुंच गया। एक जैसी कॉपियां देख के एग्जामिनर हो जाएगा बोर, वो आपको अंक उतने नहीं देगा, सबको एक एवरेज अंक दे के टपका के और निकल लेगा। ये टिक मार का नहीं है, ये लिखने वाला है। तो इसमें आपको अच्छे अंक तभी मिलेंगे जब आप और लोगों से कुछ अलग डालोगे, और हो सकता है एग्जामिनर खुद ही अलग डाल दे। जिस तरह से यूपीएससी है वो करंट अफेयर बेस्ड एग्जामिनेशन हो चुका है, आरपीएससी भी करंट अफेयर की तरफ जाएगी। आपके कुछ सब्जेक्ट जैसे कि इकोनॉमिक्स, जैसे कि साइंस एंड टेक, जैसे कि खेल, आपका एथिक्स भले ही स्टैटिक है लेकिन करंट अफेयर का उसमें बहुत घालमेल चलता है। बिना करंट अफेयर के आप एथिक्स में बहुत अच्छे अंक नहीं ला सकते, बिना करंट अफेयर के ऐड करे आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत अच्छे अंक नहीं ला सकते। आप वही रट्टा लिखोगे जो और सारे लिख रहे हैं, तो आपको भी एक एवरेज अंक मिलेंगे, स्पेशल नहीं मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इन सारी चीज़ों में करंट अफेयर का बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। आपका आईआर जो सब्जेक्ट है वो कंप्लीटली करंट अफेयर बेस्ड आएगा। समाज से जो आपका समाजशास्त्र है वो कंप्लीटली करंट अफेयर बेस्ड आएगा। इकोनॉमिक्स तो आता ही आता है, साइंस एंड टेक तो आता ही आता है। ये सारी सब्जेक्ट आपकी कंप्लीटली करंट अफेयर बेस्ड जाने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गई आपके फ़ायदे की बात। अब छोटी सी बात मैं आपको बता दूं। अब आप में से कई लोग ये आरोप भी लगाएंगे कि मास्टर खुद करंट अफेयर पढ़ाने की बोल रहा है, इसीलिए करंट अफेयर की बोल रहा है। तो आप मेंस का एग्ज़ाम देख लेना। यदि आपको करना है करंट अफेयर तो कल से हमारी करंट अफेयर की, हमारी क्या, मैं खुद करंट अफेयर पढ़ाऊँगा यार आपको, और न्यूज़पेपर ही पढ़ाऊँगा। करंट अफेयर में कोई स्पेशल नहीं पढ़ाने वाला मैं आपको। 9 बजे से पहले आप लोगों के पास करंट अफेयर पहुँच जाया करेगा। और उस करंट अफेयर की सीरीज़ में, सीरीज कुछ नहीं है ऐसी, तो आपके जो स्टेट के टॉप न्यूज़पेपर हैं 2 और एक राजस्थान सरकार का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, इन सबको मैं आप लोगों को एक लेक्चर लिया करूँगा लगभग 1 घंटे का, और अपलोडेड वीडियो आपको मिला करेगा। 9 बजे से पहले मिल जाएगा, या 9 बजे तक तो आपको मिल ही जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इस लेक्चर से पहले मैं आपको एक प्रश्न दिया करूँगा जो द हिंदू या इकोनॉमिक या इंडियन एक्सप्रेस के जो एडिटोरियल सेक्शन होता है उस पर बेस्ड होगा, और उसके बाद में मैं आपको उसका आंसर करवाऊंगा। इससे आपको कई सारे फ़ायदे होंगे। एक तो आपका करंट अफेयर बहुत अच्छा तैयार होगा, जो भी स्टैटिक पोर्शन वहाँ से टच होगा उसको भी कवर करेंगे, और उसके साथ साथ, इस सब के साथ साथ मैं आपको जब उसका आंसर लिखना सिखाऊंगा, उसका आंसर आपके सामने लिखूंगा, तो आप लोगों को पता लगेगा कि आंसर राइटिंग एक्चुअली करते कैसे हैं। छोटे प्रश्न आराम से हो जाते हैं, लेकिन जो 100 अंकों वाला, जो 100 शब्दों वाला प्रश्न है उसमें आंसर राइटिंग की ज़रूरत पड़ती है। उसमें राइटिंग स्किल आपकी अच्छी होने की आवश्यकता होती है। तो मेरे मित्रों, उम्मीद करता हूँ आपके बहुत सारे सवालों के जवाब मैं दे पाया हूँगा, उसको देने में सक्षम हो पाया हूँगा। तो आपसे मिलते हैं आपकी नई समस्या और उसके समाधान के साथ में नए वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।